हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका प्राचीन इतिहास नहीं कि एंसेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए आज मैं नया मॉडल पेपर सब्जेक्ट आपके बीच में लेके आया हूँ, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी प्रश्न आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है वो सारे प्रश्न हमने आपको एक मॉडल पेपर के जरिए आपके बीच में लेके आया हूँ, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। तो अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें इस तरीके से आपका रहेगा, यानी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास। उसके बाद में फिर आएगा प्रश्न पत्र आपका कि भारत का राजनीतिक इतिहास यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2023 के अंतर्गत आपका आएगा। टाइम 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि महाकाव्यों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य में कितने कौन कौन से हमारे महाकाव्य हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ जानना परम आवश्यक है। इसमें आपका आता है महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले महाकाव्यों में आपको रामायण तथा महाभारत की गणना की जाती है। रामायण की रचना महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसे संस्कृत साहित्य का आदिकाव्य माना जाता है। और इसमें रामायण कालीन संस्कृत की सम्यक जानकारी उपलब्ध होती है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। इनकी रचना महर्षि व्यास जी ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत की रचना 30 वर्षों में की गई है, यानी इस ग्रंथ का नाम जो है वो जय संहिता के नाम से था और जय के बाद इसे भारत का नाम दिया गया। और उस समय तक इसमें 24,000 श्लोक थे। बाद में जब इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया। इनकी वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसे 18 खंडों जिन्हें पर्व कहा गया है में और इसमें विभाजित किया गया है, 18 खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका था फर्स्ट प्रश्न, महाकाव्यों से आप क्या समझते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेकेंड नंबर कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, यानी अभिलेख के बारे में बताइए। अभिलेख का मतलब क्या होता है। जैसे भी आपका प्रश्न पूछा जाए उसी तरीके से आपको लिखना होगा पेपर में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मॉडल पेपर है और ऐसा नहीं है कि किसी भी सब कुछ छात्र छात्राएँ हमारे पूछते रहते हैं सर हमारे किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दीजिए क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका आता है महाकाव्यों को से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आता है अभिलेख से आप क्या तात्पर्य है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि इतिहास की जानकारी में अभिलेख सबसे विश्वसनीय साधन है और ये शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, धातु पत्रों से खुदे हैं तथा संस्कृति पाली प्रकृत भाषाओं में है। इनमें काफ़ी जानकारी मिली है, जैसे अशोक के अभिलेखों से उसके धर्म तथा साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी होती है। और राजकवि हर्षेड का प्रयाग स्तंभ पर लिखा लेख समुद्रगुप्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान देता है और इसी प्रकार अन्य अभिलेख हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। तो ये होता है अभिलेख। उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड नंबर प्रश्न, स्मारक किसे कहते हैं। स्मारक में आपका आ जाता है इसमें कि प्राचीन स्मारकों के अंतर्गत जैसे प्राचीन भवन हो गया, मंदिर हो गया आपका, विहार, स्तूप, मठ, मूर्तियाँ, चित्रकारी और भग्ना अवशेष आते हैं। प्राचीन स्मारकों को प्रकाश में लाने का श्रेय भारत के पुरातत्व विभाग को है और इसकी देखरेख में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, कस्या, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, सांची, भरहूत, लक्ष्मणेश्वर, अगदी, हस्तिनापुर और विराटनगर, रोपड़, लोथल आदि अनेक स्थानों की खुदाइयाँ हुई हैं और इसी में स्मारकों सारे हमारे स्मारक के अंतर्गत इसकी में आते हैं। अब उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर प्रश्न कि महाजनपद से क्या आशा है। महाजनपद के बारे में आप बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है दोस्तों, और क्यों ना हो क्योंकि ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका इसमें लिखेंगे महाजनपद
के बारे में लिखेंगे कि लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। किस सन में? लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से और 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को हम भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग को कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता लगा हुआ था और एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। तो ये होता है महाजनपद के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार की वैवाहिक नीति, यानी बिंबिसार की वैवाहिक नीति क्या थी। इसमें आपका आएगा दोस्तों कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए शस्त्र प्रयोग के साथ साथ वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौशल, वत्स तथा अवंती थे। अपने कौशल नरेश महाकोशला की पुत्री कोशला देवी से प्रथम यानी कि प्रथम विवाह, लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना से द्वितीय विवाह तथा मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ तृतीय विवाह का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो ये बिंबिसार का वैवाहिक नीति थी। 6 नंबर आपका आता है कि महापद्मनंद कौन थे। महापद्मनंद जी के बारे में यहाँ पे लिखना है। अब महापद्मनंद जी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे कि महापद्मनंद जी एक प्रबल विजेता थे। मगध के पूर्व राजाओं ने राज्य विस्तार कार्य प्रारंभ किया था, उसे महापद्मनंद ने पूर्ण किया। यह काल विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। पुराणों में से एक छत्र पृथ्वी का राजा, सर्वछत्रांतक, एकराट जैसी उपाधियां से भी विभूषित किया गया। दक्षिणापथ का कुछ भाग भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद का उन्मूलन भी किया। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि मेगास्थनीज कौन था। अब इसमें लिखेंगे कि मेगास्थनीज कौन थे। युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैत्री संधि कर ली थी और उसकी राजधानी में अपना एक राजदूत भेजा था। यह राजदूत यानी कि मेगास्थनीज था। इसने भारतवर्ष में जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक एक पुस्तक के रूप में लेखबद्ध किया और इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक स्थिति, समाज तथा पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी कि जो मेगास्थनीज था वो अपनी पत्रिका में यानी कि इंडिका में इन्होंने सारा अपना आँखों देखा हाल, जो भी आँखों देखा सुना वो सारे भारतवर्ष के वो सारा चीज़ उसमें लिखा था। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर कि डिमेट्रियस की उपलब्धि के बारे में बताइए। डिमेट्रियस के बारे में बताइए, डिमेट्रियस है कौन। अब इसमें आपका डिमेट्रियस का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको बताएंगे। इसमें आप लिखेंगे कि यह प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित किया था। डिमेट्रियस की मुद्राओं पर हेराक्लीज राजमुकुट पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में डिमेट्रियस की महत्वाकांक्षा, अध्यवसायशालिता तथा साम्राज्य विस्तारकारिणी नीति का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिमेट्रियस के समक्ष सिकंदर महान का आदर्श था। उसने अज्ञेय की उपाधि धारण भी की। तो ये था डिमेट्रियस जी के बारे में। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर कौन था। मिनांडर के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब मिनांडर के बारे में लिखेंगे आप लोग कि डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश, जो मिनांडर थे वो डिमेट्रियस जो थे, अभी हमने डिमेट्रियस के बारे में बताया था। डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश, ये किस वंश थे? यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर था। वह बौद्ध ग्रंथ यानी कि मिलिंद पन्नों का यवन राजा था। यह एक सामान्य कुल में पैदा हुआ था। वह राजवंशियन था। वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था। मथुरा से उसकी तथा स्टेटो प्रथम की मुद्राएं प्राप्त हुई है और मिनांडर की मुद्राएं जो सिंधु प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड में प्राप्त हुई हैं। इसकी राजधानी शाकल यानी कि सियालकोट थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये थे मिनांडर के बारे में। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन, यानी कि तोरमाड़ कौन था। तोरमाड़ के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तोरमाड़ के कि जब जो तोरमाड़
के कौन थे, ये किन के राज्य के राज्य में उत्तराधिकार थे। ये आपका आता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के 33 वर्ष तोरमाड़ के नेतृत्व में हूण सत्ता का विस्तार हुआ। यह काफ़ी शक्तिशाली था। यह प्रारंभ में सामंत था। उसने जऊबल की उपाधि धारण की। एरड़ के एक लेख में ज्ञात होता है कि मातर विष्णु का भाई धन्य विष्णु वहाँ पर हूण नरेश तोरमाड़ के शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसकी अधीनता स्वीकार करता है। और इससे स्पष्ट होता है कि बुधगुप्त के उपरांत तोरमाड़ ने एरड़ को जीत लिया और इसकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। यह वैष्णव माता अनुयायी था, वैष्णव माता का अनुयायी था। तो ये तोरमाड़ के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया। उसका हमने फिर आपका आता है खंड बा। तो दोस्तों खंड आ से हमने एक एक करके सारे प्रश्न बता दिए। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे रहे दोस्तों। अब आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 150 शब्दों में देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे निर्धारित किया गया कि कौटिल्य पर एक टिप्पणी लिखिए। अब इसमें लिखेंगे कि आचार्य कौटिल्य भारत के एक महान राजनीतिक और राजनयिक तथा विचारक थे। जो कौटिल्य जी के बारे में आप लोग ने पढ़ा भी है और आपके कई इसमें आपको बताया भी गया कि कौटिल्य जी के बारे में, तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको आपके पेपर के अनुसार बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको केवल उनकी सारी गाथाओं के बारे में पढ़ा आपने एक चैप्टर पढ़ा था और मैं आपको यहाँ पे केवल आपके पेपर की दृष्टि से बता रहा हूँ। अब जैसे आचार्य कौटिल्य जी के बारे में हमने आपको बताया कि आचार्य कौटिल्य भारत के एक महान राजनीतिक और राजनयिक तथा विचारक थे। वे एक व्यवहारिक राजदर्शन शास्त्री थे। जिस प्रकार यूनान का सिकंदर महान सम्राट यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था, उसी प्रकार उसी काल में भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी आचार्य चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य का स्वभाव प्रारंभ में हठी था। जिस बात को वह एक बार निश्चय कर लेते थे उसे फिर चाहे कितनी भी बाधाओं से गुजरना पड़े वह उसे करके ही रहते थे। उन्होंने मगध के राजा महापद्मनंद के वंश नाश करने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। चाणक्य के कार्य में सहायता देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। गुरु शिष्य ने मगध राजा की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बना, पर वह महलों में न रहकर नगर से दूर एक झोपड़ी में रहता था। मेगस्थनीज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मगध सम्राट एक काले कलूटे कोचीनधारी संत के चरणों में पड़ा है। वास्तव में मगध साम्राज्य का वास्तविक अधिपति जो चाणक्य था, वही उसका शासक, प्रशासक, नीति निर्धारणकर्ता एवं संचालन था। शासक की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार चलाई जाए, इसके निर्देश उसने अपने एक ग्रंथ यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में लिखा है। वह पुस्तक तत्कालीन राजाओं के मार्गदर्शन के लिए बड़ी उपयोगी है। अर्थशास्त्र में उन्होंने सारी नीति बताई है और यह पुस्तक तत्कालीन राजाओं के मार्गदर्शन के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। वास्तव में प्राचीन हिंदू राजनीति की यह एक अनुपम पुस्तक है। तो ये हो गया कौटिल्य जी के बारे में। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने फर्स्ट प्रश्न आपको बताया, तब था थर्ड नंबर प्रश्न सेक्शन बी का। इसमें आपका आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में मतभेद है। स्पूनर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ईरानी पारसीक था, परंतु यह मत विश्वसनीय नहीं है। कुछ विद्वानों ने पुराणों एवं मुद्राक्षस नामक ग्रंथ के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया है और वे उसे नंद राज का मुरा नामक दासी का पुत्र मानते हैं तथा कहते हैं कि मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और इसी मौर्य शब्द के कारण उसका वंश कहलाया। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषको यानी कि मोर पालने वाले क्षत्रिय सरदार की पुत्री का पुत्र था, यानी इसी कारण इसके वंश का नाम मौर्य पड़ा। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था, यानी कि कहा गया कि मौर्यान खत्तियान वंशे जातम श्रीधरम। कहा गया है कि उसके पूर्वज पिप्पलीवन
क्षेत्र में स्थित मौर्य गणराज्य के अधिकारी थे और उनका कुल मौर्य क्षत्रिय कहलाता था। उसी मौर्य कुल में जन्म लेने के कारण चंद्रगुप्त का वंश मौर्य वंश कहलाया। लेकिन डॉक्टर राजबली पांडे और हेमचंद्र चौधरी तथा आधुनिक विद्वानों इसी मत को मान्यता देते हैं तथा प्रमाणिक मानते हैं। तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में। उसका यहाँ पे आता है कि गांडो फर्नीज के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 4th नंबर। इसमें आपका आता है कि इसमें लिखेंगे आप लोग, यह पहलव वंश के सबसे बड़ा प्रतापी राजा था। 103 तिथि के तख्ते वाही की अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य कर रहा था और इसमें इसे गुदहवर कहा गया है। संभवतः यह तिथि विक्रम संवत की है कि अतः गांडो फार्नीज यानी 103-58 यानी कि 103-58 यानी कि 45 यानी 45 ईस्वी में राज कर रहा था। यह तिथि उसके शासन के 26वें वर्ष की थी, अतः वह 19 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा होगा। यानी कि कुछ विद्वानों का अभिमत है कि प्रारंभ में गांडो फार्नीज और गुद यानी जिसे कहते हैं गुदन दोनों आथेगे नीच के गवर्नर थे, परंतु कालांतर में गांडो फार्नीज अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अन्य विद्वान यानी कि गुदफर और गुवर गांडो फेरिस आदि नामों को गांडो फार्नीज का रूपांतर मानते हैं। टार्न महोदय यानी कि गांडो फार्नीज और फ्रायोटीज को एक ही व्यक्ति मानते हैं। ईसाई धर्म का प्रचारक है टॉमस गांडो फार्नीज के शासनकाल में भारत आया था। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, परंतु इस मत का कोई प्रमाण नहीं है। अनुश्रुतियों के आधार पर मात्र यह कहा जा सकता है कि संत टॉमस गांडो फार्नीज के दरबार में आया था। तो ये था संत यानी कि गांडो फार्नीज के बारे में। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको रिवाइज करना है सारे क्वेश्चंस दोस्तों। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इग्नोर ना करें और फटाफट वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। अब आपका आता है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज किसके दरबार का ये था और ये कब का है, मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा भी प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की इंडिका में इसकी विस्तृत वर्णन है। भारत और यूनान के बीच दौत्य संबंध चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस की मैत्री के फलस्वरूप स्थापित हुआ है। अपने भारतीय प्रवास के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय जनजीवन, परंपरा, रीति रिवाजों के विषय में जो कुछ समझा उसने अपनी प्रसिद्ध कीर्ति इंडिका में वर्णित किया। इंडिका में कई अध्याय हैं, किंतु आश्चर्य की है कि तीनों ही अध्यायों के संक्षिप्त अंश पर अब उपलब्ध है। उसने पाटलिपुत्र नगर, दास प्रथा, रहन सहन, व्यायाम, वस्त्र और शरीर सज्जा का वर्णन प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारतवासी किफ़ायत में रहते हैं। वे चाल ढाल के सादे और मितव्ययी होते हैं, इसी कारण वे सुख से रहते हैं। देश में चोरी नहीं होती, लोग सरल हैं और उनका व्यवहार उत्तम है और इस कारण न्यायालय का मुख बहुत कम देखते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, उन पर गिरवी और धरोहर का अभियोग नहीं होते हैं, अपने घर और संपत्ति के प्रायः आरक्षित छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि वे उत्कृष्ट और उदार भाव के होते हैं। दंड व्यवस्था पर उसका विचार और झूठी गवाही देने वाला अवयव भंग को दंड भोगता है। जो मनुष्य किसी भी का अंग भंग कर देता है उससे बदले में केवल उसी अंग की हानि उठानी पड़ती है। भारतीयों के व्यायाम करने का सर्वप्रेरित संघर्षण है जो कई तरह से किया जाता है। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वह कहता है कि भारतीयों में ईमानदारी, सज्जनता, सादगी, स्वच्छता और सौंदर्य प्रियता अधिक मात्रा में मौजूद थी। तो ये था मेगास्थनीज के बारे में। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें लिखेंगे आप लोग स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। इसमें आएगा आप लोग लिखेंगे कि कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त जी थे उनका पुत्र स्कंदगुप्त
उसका पुत्र यानी कि स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों के प्रमुख स्रोत उसके राजकाल के अभिलेख हैं। इनमें भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। उसने 12 वर्षों तक राज्य किया। उसके अल्पकालीन शासन का कारण यह हो सकता है कि उसके जीवन का अधिकांश भाग उसके पिता के 40 वर्षीय राज्यकाल में व्यतीत हो चुका था। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्षों में गुप्त वंश की लक्ष्मी इनकी विलुप्त हो उठी थी और स्कंदगुप्त ने उसे अपने बाहुबल से पुनः स्थापित किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश को विचलित करने वाले पुष्यमित्र थे। उनके अनुसार इन लोगों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर कुमारगुप्त की मृत्यु के अनंतर आक्रमण किया। भीतरी अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्रों का जीतकर स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। अब उसके अंदर में हेडिंग डालेंगे हूणों का आक्रमण। क्या आता है? हूणों का आक्रमण, यानी हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त के ऊपर किस तरीके से था उनके राज्य में। इसको लिखेंगे आप लोग कि कुमारगुप्त के पश्चात हूणों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। इनका मूल स्थान मध्य एशिया था। ये बड़े आताताई और क्रूर माने जाते थे। भीतरी अभिलेख के अनुसार जिस समय स्कंदगुप्त हूणों का सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरा, उस समय उसके बाहुबल से पृथ्वी कंपित होते, यानी कि कहा गया कि हूणोस्य समागतस् समरे दौर्भ्या धरा कंपिता, यानी कहा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भुजग रूपी नरेश नरपति भुजग को, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, स्कंदगुप्त ने दबा दिया। न कहा इसमें लिखा गया है कि नरपति भुजंगानम यानी कि मान दर्पोत फड़ानाम। फ्लीट ने कहा है कि ये नागवंशी शासक थे, परंतु इस समय कोई नागवंशी शासक इतना प्रभावशाली नहीं था। स्कंदगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य के रूप में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि जीर्णोद्धार भी था। तो ये था आपका सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन हमने आपको एक एक करके बताया। अब आपका आता है इसमें सेक्शन सी के। सेक्शन सी में आपको केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर वो आपको 4 शब्दों में देना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपके पेपर में करने होंगे, पेपर के माध्यम से। तो मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं मॉडल पेपर इस वजह से सॉल्व कराता रहता हूँ कि आपको पेपर की दृष्टि से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ज़रूर वीडियो को दोबारा दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और आप जैसे भी वीडियो अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब आपका 7वां का प्रश्न है कि शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो 7वां प्रश्न है और 8वां प्रश्न है, मैं एक वीडियो में आपको 2-2 प्रश्न करके या एक प्रश्न करके आपको टाइम के अनुसार बता देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया शुंग कौन थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। फिर आता है 8 नंबर प्रश्न कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। फिर आता है 9 नंबर प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। और उसका 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हर्ष की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये 2-2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और टाइम का जो रेशिबल वैल्यू होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवा देंगे सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन। तो इसी के साथ वेट करिए दोस्तों और बने रहिए हमारे चैनल अपने यानी कि अपने चैनल में AK स्टडी नोट्स में, क्योंकि फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। और जितने भी सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं, सबके लिए मैं वीडियो अवेलेबल कराता रहता हूँ। जैसे जैसे पेपर आते रहते हैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कराता रहता हूँ और उसके बाद फिर उनके लिए मैं अलग से वीडियो भी अपडेट कराता रहता हूँ। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते रहते हैं। तो देर भी किस बात की दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।